चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट 2020 के बारे में। जैसा हम सभी लोग जान चुके हैं कि नीट 2020 जो लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम का डेट चेंज हो रहा था कि सबसे पहले डेट आया अपने पास 3 मई को एग्जाम होगा, वो तो नॉर्मली एग्जाम का डेट था, लेकिन फिर से वो पोस्टपोन हुआ। फिर जब जैसे जैसे एग्जाम पास में आया पता चला वो भी डेट चला गया और लेट होता चला गया। लेकिन अभी जब लगभग बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट करके रखा था कि एग्जाम तो डेट चेंज होगा ही होगा, लेकिन एग्जाम नहीं चेंज होने वाला है और एग्जाम हो रहा है कब? 13 सितंबर को। दुख की खबर नहीं है, खुशी की खबर है। 2 साल से 1 साल से इसी के लिए तो लगे हुए थे, इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे कि एक दिन एग्जाम आएगा, जाएंगे फोड़ के आएंगे। हाँ, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बहुत डेंजरस सा है कि हमें किस तरीके से एग्जाम देना होगा, मास्क लगा करके कैसे कैसे करके देना होगा, लेकिन देना तो है। अब हमें उस पर ज्यादा सोचना नहीं है कि एग्जाम हो रहा है, भगवान नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं चलेगा, सीरियस सोचना पड़ेगा। आज के वीडियो में जो तुम्हें समझाया जाने वाला है कैसे लास्ट के कुछ डेज में क्या क्या थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर आए जिससे कि एग्जाम में बहुत बड़ा सा चेंज देखने को मिले। लास्ट के 23 डेज, आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 20 अगस्त है। मैं कल से लेकर 21 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक का एक अच्छा सा रूटीन तुम्हें देने वाला हूं। अगर तुमने केमिस्ट्री के लिए उसको फॉलो किया, इवन और भी सब्जेक्ट बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए भी तुमने वैसे ही स्ट्रेटजी फॉलो की, एक बार तुम जब तुम्हारा एग्जाम हो जाए 13 सितंबर के बाद आना और देखना तुम्हारे पास कितने सारे चेंजेस हो जाएंगे एग्जाम में। वो ये वीडियो तुम्हें हेल्प किया कि नहीं, एक बार बोल के जाना। और एग्जाम देते समय अगर इस वीडियो को तुमने सीरियसली देखा और बचे हुए 23 डेज में अगर इसको अच्छे से फॉलो किया ना, कसम से मजा आ जाएगा। इस जो तुमने सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज्यादा अच्छा एग्जाम होगा। करना क्या है अपने को? सबसे पहले तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि हमारा एग्जाम होने वाला है 13 सितंबर को। एग्जाम जब भी होगा हमें टाइम पता है, कब टाइम एग्जाम का टाइमिंग क्या है? 2 से 5 शाम को 3 घंटे एग्जाम होने वाला है। और एक मैं अच्छी चीज बताऊं ना, इंसान का जो ब्रेन वर्क है ना वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम कर पाता है इसी टाइमिंग में। मतलब एक खुशखबरी वाली बात है कि तुम्हारा एग्जाम ऐसे टाइमिंग में होता ही है कि जब तुम अच्छा सोच रहे हो। अब वो कुछ लोगों की अलग बात है कि उनका नहीं होता होगा, लेकिन नेट में ये टाइम बहुत बेहतरीन है। तुम्हें करना क्या है? बचे हुए जो भी 21 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक हर एक दिन, कसम है तुम्हारे मम्मी पापा की, अगर तुमने ये रूल फॉलो नहीं किया और वीडियो देखे तुमने पूरा, या तो अभी वीडियो छोड़ दो, नहीं देखो, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करना है। फॉलो करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे लाखों मोटिवेशन की वीडियोस, लाखों तुम्हारे पास टिप्स आते रहेंगे, लाखों टाइमिंग्स मिलता रहेगा, कुछ नहीं करोगे, अल्टीमेटली एग्जाम्स दे करके आओगे, जैसे गए थे वैसे ही चले आओगे, जूता जैसा मुंह लेकर के, और रहोगे हमेशा परेशान। अगर तुमने अच्छे से सीरियसली पढ़ाई किया है, खास करके लास्ट के 1 साल में, और इस प्रॉब्लम में भी तुमने अच्छे से पढ़ाई किया है, तो वीडियो में जो भी चीजें बताई गई हैं उसको फॉलो करोगे तो तुम्हारे स्कोर्स बड़े अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये जो छोटे छोटे चेंजेस किए उसका फायदा कैसे हो गया। तो तुम्हें करना क्या है? 21 अगस्त से 12 सितंबर तक इस टाइमिंग में एक तो कभी सोना नहीं है। अपना जो इंसान का जो बॉडी होता है ना उसमें काम ही ऐसे करता है। अगर तुम 2 से 5 डेली सो रहे हैं और तुम सोचो एग्जाम में जाकर के तुम्हारा माइंड बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, उस टाइमिंग पे नहीं, बॉडी हैबिट बन जाता है। होता है ना कि कल 10 बजे हमने कोका कोला पिया था, अगले दिन भी उसी टाइमिंग पे अलग सा ही मन करता है उसको खाने का। तो वही चीज अपने साथ भी चेंजेस लेकर आनी है। ये चीज तुम 2 साल 10 साल नहीं कर सकते। इसीलिए एक चीज थोड़ा सा ये भी तो तुमने सुना होगा, 21 दिन तक अगर किसी की प्रैक्टिस कर ले तो हैबिट बन जाता है। और अभी तो अपने पास 23 डेज की स्ट्रेटजी है, 23 डेज। तुम्हें क्या करना है? डेली 2 से 5 पढ़ाई करना है। अच्छा, लेकिन 2 से 5 कैसे? 3 घंटे हैं तो 3 घंटे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो तुम्हें ऐसे पढ़ना है, तुम्हारा एग्जाम तो तुम्हें पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर है। पहले से प्री डिसाइडेड रहता है, इधर उधर टेस्ट देते होगे तो तुमने पहले इतना तो सोच रखा होगा कि हमें जब भी पेपर मिलता है हम किस पे दौड़ते हैं, कौन सा सेक्शन बहुत आसान लगता है, कौन सा मजेदार लगता है कि हम पहले वही पकड़ के सॉल्व करते हैं। जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है, मान लो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है केमिस्ट्री, नहीं अच्छा लगता तो मान लो तुम्हें बायो अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता हो, फिजिक्स वाला तो ऑप्शन रख सकते तुम। तो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है ना, तुम्हें करना क्या है? 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 डेली। सबसे पहले तो इस टाइमिंग में पढ़ना ही है, चाहे जो हो जाए। हर एक दिन इस टाइमिंग में 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करें। बैठने की प्रैक्टिस, पागल इंसान हो। टाइमिंग इस 3 घंटे में हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है। क्या करना है?
बिल्कुल एग्जाम में जैसे तुम्हें चूज करना है कि हमें सबसे पहले वहां पे केमिस्ट्री पढ़ते हैं या केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, तो हम 2 से 3 डेली 2 से 3 के बीच में केमिस्ट्री पढ़े। क्या पढ़ेंगे मैं अभी बताऊंगा। तो 3 से 4 के बीच में फिर तुमने बायोलॉजी उठा लिया। जिस तरीके से तुम एग्जाम में सीक्वेंस बनाने वाले हो, एग्जाम में जाकर के रैंडम नहीं, मन किया चलो फिजिक्स कर लेते हैं पहले, इस माइंडसेट से तो कभी तुम्हारा भला नहीं होने वाला। पहले से स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें खुद पढ़ना है। 3 घंटे जो वहां पे मिलेंगे ना, उस 3 घंटे में अपना पूरा का पूरा जिंदगी लगा देना है। क्यों? अरे भाई वही 3 घंटा तो तुम्हारा फ्यूचर बना के देने वाला है। तो हमें ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पेपर मिला तो हम पहले क्या करें। सबसे पहले ही डिसाइडेड कर लो, और अक्सर वो चीज पहले डिसाइड करें जो आसान होता है, जहां से नंबर गेन किया जा सकता है बहुत आराम से। सबसे पहले उन्हीं सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग जोन हो एग्जाम में, उसी के ऊपर फोकस करो। वो कॉन्फिडेंस देता है, और उसके बाद फिर जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उसे भी करने का मन करता है। नहीं तो पता चला तुमने पहले ही टफ सब्जेक्ट उठा लिए, तो जो आसान सा कंटेंट होगा वहां पर भी जाके सिली मिस्टेक्स हो जाता है। कभी कभी होता है ना, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते इतना माथा खराब हो जाता है कि कोई आसान सा क्वेश्चन आता है वो भी गलत होने लगता है। तो उसी के लिए सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोर्स करना चाहिए। अपने जो भी सब्जेक्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगता है वहां से स्टार्ट करो, और वही स्ट्रेटजी इस 3 घंटों में, पहले तो इन 3 घंटों में पढ़ना ही है, और सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो एग्जाम में तुम्हें करना है। अगर तुम्हें पहले घंटे में केमिस्ट्री चूज कर रखा है तो पहले घंटे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अगले घंटे बायोलॉजी, और लास्ट के घंटे फिजिक्स। ठीक है, पढ़ना जरूर है डेली। ये 23 डेज पढ़ोगे, उस टाइम पे तुम्हारा माइंड बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा। जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हम पहली बार इस टाइम पे बैठ रहे हैं 3 घंटे पढ़ेंगे। नहीं, कुछ लोगों का तो इस टाइम पे सोने का आदत रहता है, सेकंड टाइम में सोएंगे, उठेंगे, शाम को रात भर पढ़ेंगे। अभी ऐसा नहीं करें। 2 साल ऐसा कर सकते थे, मतलब 1 साल की स्ट्रेटजी होती तो स्टार्टिंग के डेज में ऐसा कर सकते थे, लेकिन अभी इस टाइमिंग में बैठे और स्टार्टिंग के 1-1 घंटे का डिवीजन करें। कौन से टाइमिंग में तुम्हें क्या पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से सोचे। एग्जाम में पहले केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स। अच्छा, इतना डिसाइड कर लिया तुमने, मान लो। उसके बाद क्या करेंगे? अब हम केमिस्ट्री में क्या करेंगे, बायोलॉजी में क्या करेंगे, फिजिक्स में क्या करेंगे। एक तो चीज मैं ऐसे बोलता, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन इकट्ठा हो पाए, अगर तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के ही उठा लो कि तुमने केमिस्ट्री का उठा लिया 2017 का सेट, बायो का उठा लिया 2015 का सेट, फिजिक्स का उठा लिया तुमने 2000 का सेट, जो भी क्वेश्चंस होने चाहिए तुम्हारे वही एग्जाम वाले। तो अगर तुम ये कर पाओ तो ये फोर्स नहीं है, अगर तुम कोई और भी चीज करना चाहो तो करो, लेकिन पढ़ना वही है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चंस इकट्ठा हो सके ना, तो 45 केमिस्ट्री के, 90 फिजिक्स के और 90 बायोलॉजी के और 45 फिजिक्स के, इन क्वेश्चंस को रख करके इन 3 घंटे में करें। ऐसा मान करके कि हम एग्जाम कर रहे हैं, 45 क्वेश्चन रैंडम उठा करके, सेलेक्टेड नहीं तो अगर तुम्हें पता चला कुछ लोग 2019 का उठा लेंगे तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे, तो फिर तुम उसे करने का कोई मजा नहीं। रैंडम कोई सेट उठा करके ऐसे सॉल्व कर डालो। अगर ये तुम हमेशा करोगे क्या, नहीं, कम से कम 3 से 4 बार इन 23 डेज में 3 से 4 बार ऐसा करने की कोशिश करें कि हमारे पास रैंडम कोई सेट हो और हम उनको उठा करके सॉल्व करेंगे, और इन्हीं टाइम जोन में देखेंगे कैसे हमारा पेपर का सारे क्वेश्चन तक हम रीच कर पाते हैं कि नहीं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि बायो और केमिस्ट्री में इतना टाइम दे देते हैं, उनको 100% पक्का यकीन रहता है कि हम फिजिक्स में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब घर आते हैं तो थोड़ा सा उनका दिमाग खराब होता है। क्यों? उनको लगता है 2-4 क्वेश्चन तो यार ऐसे थे जो हमें आते थे, हम कर लेते, लेकिन हम क्या करें यार, वहां पे हमें टाइम नहीं मिला। टाइम मिला नहीं, तुमने सोचा ही नहीं उसके बारे में कि हमें जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं हमें कैसे कर पाएंगे उसको। उसके लिए तो तुम्हें वहां पहुंचना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। 45 क्वेश्चंस कम से कम फिजिक्स को देख सके, 45 क्वेश्चंस को देख सके, इतना तो टाइम निकाल के रखना ही पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखें, अगर तुम्हारी कैटेगरी जनरल है और तुम चाहते हो कि बिना फिजिक्स के हम सिलेक्शन ले लें, माफ करें बहुत टफ है, तुम्हें फिजिक्स को देखना ही पड़ेगा, फिजिक्स को छोड़ नहीं सकते। एटलीस्ट बचे हुए 23 डेज में अभी मैं बोलूंगा फिजिक्स में क्या करें, कम से कम उन स्ट्रॉन्ग जोन को अभी बहुत अच्छे से रिवीजन करो जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस बन सके। ठीक है, तो ये काम अगर 3 से 4 बार कर पाए अच्छी बात है, कर पाएंगे, और उसी टाइमिंग में बैठ के। ये क्या 3 ही घंटे दिन भर में पढ़ना नहीं, ये 3 घंटे तो मैं बोल रहा हूं कि 3 घंटे पढ़ना ही है, जिसमें 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे बायोलॉजी, 1 घंटे फिजिक्स। अच्छा, अब इसको हटा देते हैं। ये हमें अगर हम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए 45 रैंडम उठा करके, तो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और क्या करें, ये तो 3 घंटे हमें करना ही है डेली 23 डेज तक। बस मैं जिंदगी भर करने की बात नहीं कर रहा, जिंदगी भर याद रहेगा, लेकिन ये मेहनत, लोग बोलते हैं ना मंजिल पे पहुंच जाने के बाद
रास्ते याद आते हैं, और ये 23 डेज तुम्हें याद आएंगे कि हमने अच्छे से स्ट्रेटजी बनाया, अच्छे से मेहनत किया, और वो एग्जाम में जाकर के रिफ्लेक्ट होगा। तुम्हारा जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो बहुत कम होगा अगर तुम ये मेहनत किए तो। अच्छा, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या करना है? दूसरा पॉइंट क्या करना है, अगर हम केमिस्ट्री सेक्शन की बात करें जिसके ऊपर हमारा डिस्कशन है आज, तो हमारे पास फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। अगर हम फिजिकल के बारे में सबसे पहले बात करें, फिजिकल में स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद सॉलिड स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नॉर्मली हमारे पास ये 8 चैप्टर्स को अच्छे से फोकस करना है। इनऑर्गेनिक की बात करें, अभी देखें कैसे हम इन लोगों को देखेंगे वो भी बताएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हमारे पास मेटलर्जी, इतने सेक्शन को हमें देखना है। ऑर्गेनिक नॉर्मली हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक और एरोमेटिक, और थोड़ा सा सेक्शन जो इसी में ही हम लोग देख लेते हैं सर। जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होंगे और पॉलीमर, वो तो मैं वीडियो दूंगा, उनको तुम वैसे ही देख लोगे 2-4 बार। 100% सेम क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट आएंगे, इसी में से ही आएंगे अगर आएंगे तो। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये तो 3 घंटे तुम्हारे डेली के फिक्स है, 2 से 5 तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना ही पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, अब उसके बाद तुम्हें 3 घंटे अलग से केमिस्ट्री को देने हैं। कुछ लोग सोचेंगे 3 घंटे वो 3 घंटे ये 6 घंटे हो गए और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है क्या? मैंने कहाँ बोला? इस 3 घंटे को तुम वहां पर 1 घंटे केमिस्ट्री में एडजस्ट कर सकते हैं, तो तुम्हारे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए होगा। लास्ट के 23 डेज हैं, अगर यहाँ पे ऐसे थिंकिंग लेकर आओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, तुम्हें देना ही पड़ेगा टाइम। तो क्या करना है, डेली अब इन 3 घंटों को तुम्हें फिर से डिवाइड करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है ऑर्गेनिक सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल से थोड़ा कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है इनऑर्गेनिक से ज्यादा आ गया, ऑर्गेनिक से थोड़ा कम हो गया। तो हम तो ये नहीं मान सकते ना कि कब कहां से कौन ज्यादा आएगा, तो हमें ये मान के चलना है सब जगह से सेम जैसा आ रहा होगा, और हम सबको 1-1 घंटे बचे हुए दिन देंगे। फिजिकल को भी 1 घंटे, ऑर्गेनिक को भी 1 घंटे, और इनऑर्गेनिक को भी 1 घंटे। एक चीज ध्यान रखें, ऑर्गेनिक अभी कसम खा के रखें, जहां पर भी तुम पढ़ते हो ना, अगर तुम नीट के लिए पढ़ रहे तो उस टीचर के नोट्स फॉलो करो जो तुम्हें पढ़ाए गए। अगर नोट्स छोड़ करके तुम जा रहे बुक्स में, बुक्स ज्ञान का सागर है, ऐसा बोले समुंदर है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वहां पे तुम ऑर्गेनिक सेक्शन को तो बिल्कुल भी नहीं, नोट्स फॉलो करें 100% नोट्स जो भी तुम्हें मिला है उसी को बार बार रिवाइज करना है। हर दिन 1 घंटे तुम्हारे पास ऑर्गेनिक सेक्शन के लिए यही है कि नोट्स पढ़े। नोट्स छोड़ करके अगर इस 23 डेज में अगर तुम नोट्स छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं, गड़बड़ है। क्वेश्चंस करने के लिए इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास नोट्स में है वो कंटेंट रिवीजन होने के बाद 1 घंटे डेली रिवीजन। ये रिवीजन का टाइमिंग है, नया चीज सीखने का नहीं है। 1 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स पे ही फोकस करना है। नोट्स, और सोचो नोट्स बनाए क्यों तुमने? अगर तुम्हें अभी नोट्स नहीं पढ़ना तो 2 साल से मर मर करके वो नोट्स बनाए, और अब जब टाइम आया वो नोट्स देखने का, वो नोट्स याद होने का, और अगर अब तुमने नहीं देखा वो नोट्स, तुम बुक के पीछे भागते रहे, हमेशा नई नई चीज के पीछे भागते रहे। हे भगवान, साइंटिस्ट नहीं बनना है। अभी जो तुमने पढ़ लिया है उसी पे ही फोकस करना है। ऑर्गेनिक के लिए 100% नोट्स अगर तुमने बनाए हैं तो नोट्स पे ही फोकस करें, नोट्स से भागना नहीं है। इनऑर्गेनिक सेक्शन के लिए क्या करेंगे? 1 घंटे इनऑर्गेनिक का। अच्छा, ऑर्गेनिक सेक्शन में अगर मैं एक छोटी सी चीज और बोल दूं, एरोमेटिक पे ज्यादा फोकस करना। हर साल 2-3 क्वेश्चन फिक्स रहता है। जो तुम्हें एरोमेटिक के जो ये 10-15 लेक्चर्स हैं जो तुम्हें मिले हैं, एरोमेटिक पे फोकस करें। 2-3 क्वेश्चंस बिल्कुल श्योर आते हैं और डिट्टो कॉपी पेस्ट जैसा क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान। तो एरोमेटिक के सेक्शन को थोड़ा ध्यान देकर रखना कि वहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी इंटरमीडिएट, कभी अटैकिंग, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब पूछ लेता है तो वो ध्यान रखना। पूछ भी लेते हैं अपने यहाँ, नीट में भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है एरोमेटिक वाले सेक्शन से 2-3 क्वेश्चंस। और ऑर्गेनिक के केवल नोट्स पे भरोसा करें, मैं बोल रहा हूँ नोट से हट के नहीं आएगा, बस तुम्हें नोट्स पे अच्छे से ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक सेक्शन में हमें एनसीईआरटी, एक बार एनसीईआरटी अगर तुम देख सको, इंपॉर्टेंट लाइंस को नोट कर सको तो देख लेना, नहीं तो जो तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया गया वो तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। एक बार एनसीईआरटी अगर तुम रफली दौड़ते हुए चले जाओ, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वो देख लेना। रिवीजन के लिए तुम्हें नोट्स देख लेना है पहले इनऑर्गेनिक का, फिर तुम्हें एसपीडीएफ ब्लॉक, अच्छा बॉन्डिंग डी&ए ब्लॉक के लिए जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, खास करके इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ध्यान में रखना। और
डी एंड ए ब्लॉक में कुछ छोटी छोटी रिएक्शन है डी ब्लॉक के, केमनोफोर से जो बैलेंसिंग वाले टॉपिक्स हैं, केमनोफोर का डिस्प्रोपोर्शनेशन है, K2Cl4 का बनाना है, कैसे बनाते हैं, तो वो छोटी सी डी ब्लॉक की अक्सर बैलेंसिंग से रिएक्शंस अपने नेट में आ जाती है, बैलेंसिंग अक्सर आता है, इस बार आने का भी चांस बहुत है। एसपी ब्लॉक तो हम जानते हैं, वहां पे बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं, ऑक्सो एसिड को एक बार देख लेना, अक्सर 1-2 साल में एक दो ऑक्सो एसिड के ऊपर क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो ऑक्सो एसिड अगर नहीं आता है थोड़ा सा एक बार देख लेना ऑक्सो एसिड की वीडियोस। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग पूरा देखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, खास करके जो लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर अपने पास क्वेश्चंस आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सब चैप्टर पढ़ना, बस लास्ट के 4-5 दिन में ना इसके जो आइसोमर्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमर्स से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं अपने पास, आइसोमर में खास करके जो हमारे पास स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल थे, इन पे एक बार देख लेना लास्ट के कुछ दिन में, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जो ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते, तो आइसोमर्स पे लास्ट में थोड़ा फोकस कर देना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आते रहते हैं, आइसोमर्स आते जरूर हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5-5, 6-6 क्वेश्चंस अकेले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम छोड़ के भागेंगे क्या? नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भागेंगे नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब रही बात मेटलर्जी की, इनऑर्गेनिक में ही, तो मेटलर्जी में अगर तुम्हें बिल्कुल श्योर बताएगा तो तुम पढ़ो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, इन 3 की मेटलर्जी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन और रिफाइनिंग के प्रोसेस, बस क्या क्या, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन की मेटलर्जी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन और रिफाइनिंग के प्रोसेसेस, बस, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होगा। मेटलर्जी से ये चीजों को बार बार रिवीजन में रखें। कहाँ रिवीजन करना है? डेली 3 घंटे। इनऑर्गेनिक यही तो है रिवीजन का। अच्छा, ये हो गया इनऑर्गेनिक का सेक्शन। फिजिकल में क्या करेंगे? फिजिकल में करेंगे प्रैक्टिस डेली। फिजिकल के लिए मैं बोलूंगा 1 घंटे 20 मिनट, अगर तुम्हें दे सको तो। अगर नहीं दे सकते तो 20 मिनट तुम 1 घंटे में निकालना, 40 मिनट प्रैक्टिस, 20 मिनट कुछ, डेली ये काम करना है। अलग से हमें देना ही पड़ेगा और तुम्हें डिवाइड करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं, ऐसे ही तुम्हें डिवाइड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या करें, डेली कुछ जो यहाँ पे 8 चैप्टर्स है ना, इन्हीं से ही तुम चैप्टर सिलेक्ट करो जो तुम्हें चैप्टर चाहिए, वहां से 40 मिनट्स या 1 घंटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और 20 मिनट सारे चैप्टर्स से जो तुम्हें फॉर्मूले आते हैं उनकी प्रैक्टिस डेली, 23 डेज। फॉर्मूलेस जो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस हैं उनकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तुमने अचानक एग्जाम टाइम में अक्सर ऐसा होता है, जो सिली मिस्टेक जैसी बातें हैं कि तुम्हारे पास बहुत ही सिंपल, पता चला 0 ऑर्डर की रिएक्शन थी, तुमने गलती से फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगा दिया। तो वो सिली मिस्टेक से बचने के लिए अभी 23 डेज में डेली 20 मिनट फॉर्मूलेस को लिखो, और तुम्हारे दिमाग में फटाक से क्लिक होना चाहिए। अगर सामने लिखा है 0 ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का दिमाग में कुछ आए ना। वो कैसे होगा? जब तुम पूरी लिस्ट बना करके ऑर्डर्स या जो भी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस हैं उनको लिखें, डेली 20 मिनट लिखें, क्योंकि नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टाफिकेशन क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूले पे रखना रहता है बस, लेकिन वहां पर भी सिली मिस्टेक्स हो जाता है, तो उनके लिए डेली 20 मिनट और इस पे फोकस करेंगे तो 20 मिनट में तुम्हें फॉर्मूलेस बड़े आराम से लिख पाओगे। 20 मिनट बहुत ज्यादा नहीं है, डेली 20 मिनट हमें फॉर्मूलेस लिखना है। होगा। उसके बाद 8 चैप्टर्स बोलेंगे, मैं सबसे तुम्हें क्वेश्चंस उठा करके डेली 1-1 घंटे प्रैक्टिस में रखना है। 20 मिनट फॉर्मूलेस पे ध्यान देना है, ध्यान रखें। फॉर्मूलेस लिखते समय ये चीज भी ध्यान रखना किसकी यूनिट क्या क्या में रखते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर पे ही आ जाते हैं, लेकिन हमें वो भी ध्यान रखना है जहाँ पे ये नॉट सेल का बताते हैं, खास करके कंसंट्रेशन सेल से रिलेटेड कभी कभी लैंग्वेज में पूछ लेता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है, बताओ इसमें रिलेशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है तो ई सेल कितना होगा, ऐसे करके। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे थोड़ा सा जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 ही तो पार्ट है, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, कंसंट्रेशन सेल और कंडक्शन। 4 बोल दिया ना, वो तो गैल्वेनिक सेल में ही अपना कंसंट्रेशन सेल आ जाता है। तो इन सब के बारे में देख लेना, पोलर ऑक्सीडाइज देख लेना, कई बार से नीट में दिखाई नहीं पड़ा है, आ सकता है, आसान होता है, बहुत टफ भी नहीं रहता है। अच्छा, जैसे सॉलिड स्टेट तो वो तो आसान है। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स में सिंपल जो तुम्हें क्लास में बताया गया है, जो तुम्हें वीडियोस मिले हैं उसी को फॉलो कर लोगे, हो जाएगा। खास करके थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस देख लेना, अक्सर वहां से वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात करें, स्टेट्स ऑफ मैटर, SOM करके, स्टेट्स ऑफ मैटर में सब चीज भूल के डेली रिवीजन में रखेंगे। जब भी कभी स्टेट्स ऑफ मैटर को उठाएंगे, हमें देखना होगा क्या चीज, हमें देखना होगा
जो हमारे पास रियल गैस इक्वेशन है P प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी माइनस एन बी इक्वल्स टू एनआरटी, वहां और वहां से आई फिर जेड, और पीसी वीसी और टीसी के फॉर्मूले, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, अक्सर फॉर्मूले लिखते समय एग्जाम में थोड़ी गलती हो जाती है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट किसी का रेशियो पूछ लेता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीसी बाय वीसी, ऐसे कर करके, और आरएमएस, वीआरएमएस, वी एवरेज और वीएमपीएस इनके फॉर्मूले, बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, बस जहां से तुम्हारे पास वंडर वाल गैस इक्वेशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, वो कंटेंट हमें देख करके रखना है, छोड़ना नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत लल्लू सा क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर वो ए की वैल्यूज के ऊपर जो वंडर वाल गैस कांस्टेंट्स ए और बी हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वो हमें ध्यान देकर रखना है। स्टेट्स ऑफ मैटर, वंडर वाल गैस इक्वेशन और उनसे रिलेटेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला चीज ध्यान में रखना, और यहाँ पे अभी छोटी सी चीज ये भी एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन देख करके रखना। ये सब कहाँ करना है, फिजिकल के रिवीजन में। और जो हमारे पास सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जाकर के सिंपल 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 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कब आयंस बढ़ने से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटती है, ठीक, वेपर प्रेशर का क्या होता है, कब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो भी चैप्टर्स 1 घंटे तुम्हें वही तो करना है, 8 चैप्टर्स तुम्हें मैंने लिस्ट में दे दिए हैं, इसे में ध्यान रखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोहर्स मॉडल, साफ साफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोहर्स मॉडल देखो, एटॉमिक जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स हैं उनसे रिलेटेड चीजें देखो, जो छोटे छोटे फॉर्मूलेस हैं अपने पास, और क्वांटम नंबर। नीट का बहुत फेवरेट टॉपिक है क्वांटम नंबर, अक्सर वहां से पूछे जाते हैं, और जो छोटे छोटे लॉज हैं उनका वायलेशन कैसे कर सकते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कि पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कैसे हम वायलेशन कर सकते हैं, कैसे हुन्स रूल का वायलेशन कर सकते हैं, कैसे हमारे पास जो हमारे पास ऑपा प्रिंसिपल है उनका वायलेशन कैसे कर सकते हैं, वायलेशन के ऊपर। ऐसे तो तुम्हें वायलेशन नहीं करना होता एग्जाम में, लेकिन वहां पे पूछते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीजें हमें ध्यान रखना है। रेडियल नोड, एक्सियल नोड्स को कैसे काउंट कर पाते हैं वो देख करके रखना है। फिजिकल पे फोकस करें, प्रैक्टिस पे, मैंने बोला ना डेली 1 घंटे प्रैक्टिस, 20 मिनट फॉर्मूलेस में टोटल फॉर्मूलेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेकर के जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से लेकर के जो भी है, वो क्या करेगा डेली 20 मिनट 23 डेज के लिए तुम्हें बचाएगा। कहां से, सिली मिस्टेक से, वो सिली मिस्टेक्स जहां तुम अक्सर बोलते हो सर गलती से वो फॉर्मूला यूज हो गया, इतना आसान सा क्वेश्चन था, हमें वैल्यूज पुट करना था और गलती से वो फॉर्मूला यूज हो गया, तो वो फॉर्मूला ही तो नहीं हमें करना है, उसके लिए यही 23 डेज तो हैं, कब, कल से। और टाइमिंग में 2 से 5 पढ़ना ही है, साथ में 3 घंटे हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तुम इस 3 घंटे से 1 घंटे वहां पे यूज कर सकते हो पढ़ते समय, कि 2 से 3 में हमने पढ़ लिया इनऑर्गेनिक, अगले दिन 2 से 3 में हमने वहां ऑर्गेनिक पढ़ लिया, 3 घंटे हर एक पे। और ये यहाँ पे कंजूसी नहीं दिखाना है कि हमने आज ऑर्गेनिक ही पढ़ लिया, आज हमने इनऑर्गेनिक ही पढ़ लिया, अभी ऐसा नहीं चलेगा, डेली हमारा फोकस ऐसे रहना चाहिए। और 2 से 5 बहुत मदद करेगा तुम्हें, 2 से 5 बहुत मदद करेगा, बॉडी हैबिट हो जाएगा। और एक बार सोचना कि अगर ये एग्जाम प्रॉब्लम में हुआ तो क्या होगा, उसके लिए तुम्हें पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 से 5 में बैठोगे, और लोगों को अक्सर सुनने में तो बड़ा मजा आता है, करते नहीं है तो कोई फायदा नहीं, तो फिर उठो भागो यहाँ से। अगर करना है 2 से 5 में बैठ के डेली पढ़ाई करें, और बेड में नहीं, लेट करके बिल्कुल बिच्छू जैसा पैर ऊपर उठा के पढ़ाई कर रहे, गंदी बात है। चेयर पे, टेबल पे बैठे, प्रॉपर एग्जाम के जैसी फीलिंग वाली 3 घंटे बिल्कुल धड़ाक से मन लगा के पढ़ाई करें, उसमें ज्यादा चींचा नहीं होना चाहिए, वो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, हमें 3 घंटे बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से, ठीक, डेली 23 डेज ये हमारा चलना ही चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो जितना भी अभी तक तुमने मेहनत किया है ना, अगर ये 3 घंटे तुम्हारा आउटपुट अच्छा नहीं हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तुम्हारे मम्मी पापा जिन्होंने इतना पैसा ही नहीं, पैसा तो चलो चलेगा, उन्होंने बहुत कुछ तुम्हारे से सोच रखा होगा, एक्सपेक्टेशन रखा होगा, थोड़ा सा उनके एक्सपेक्टेशन पे उतरें, अभी टाइम पास नहीं करें, इधर उधर मेमेस बना के टाइम पास नहीं करें, लास्ट के 23 डेज हैं ये सोचने में नहीं बिताएं गवर्नमेंट ने क्यों ये एग्जाम अभी दे दिया, बिल्कुल भी इस पे नहीं जाएं, ठीक। अपना मेहनत, अपना फोकस बना के रखें, अपने थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचें, खास करके जो लोग रिपीटर्स हैं और जिन लोगों ने लास्ट 2 साल से पढ़ा है थोड़ा अच्छे से, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो 23 डेज में कुछ भी नया नहीं करने वाले, कुछ तूफानी नहीं होने वाला उनकी लाइफ में, उनका वैसा ही होगा जैसे 23 डेज के पहले वो लोग थे। लेकिन जिन्होंने 2 साल सीरियसली से पढ़ाई किया है उन्हें मेहनत करना है। और एक चीज बोला जाता है ना, क्या चीज, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। खामोशी में इतनी शिद्दत से मेहनत करो, जिस दिन रिजल्ट आएगा 13 सितंबर के बाद बाहर निकलोगे, चेहरे पे अलग सी चमक होगी।
और वो चमक पाने के लिए तुम्हें पहले से कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। जिंदगी में सब चीज इतने आराम से नहीं मिलता, बहुत कुछ होना पड़ता है तो जाकर के कुछ कुछ मिलता है। और तुम लोग तो बहुत डेंजरस सिचुएशन में जाकर के एग्जाम दे रहे, तुम्हारी लाइफ में याद रहेगा कि कैसे कैसे पूरा माहौल बना था, कैसे कैसे एग्जाम कैंसिल होते चले गए थे। कोई दिन आएगा जिस दिन तुम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से याद करोगे, लेकिन उसके लिए मेमोरी प्यारी बनानी है, मीठी मेमोरी चाहिए, स्वीट मेमोरी चाहिए। एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद ही ये सब लगेगा, नहीं तो अगले साल फिर से यही रामनगर की गलियां तुम और हम जुड़े रहेंगे। अच्छा नहीं लगता लेकिन कि तुम ही आते रहे। मेहनत करें, सिलेक्शन करें, इसीलिए मैंने इस वीडियोस पे तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई हैं जिसपे तुम्हें फोकस करना है, कहाँ पे तुम्हें बुक्स पे जाना है, कहाँ पे तुम्हें नोट्स पे जाना है। फिजिकल में मैंने नहीं बोला, नोट्स पे फोकस करें। क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के करो, जेई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। नीट में सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट आ जाता है, ठीक। नीट के क्वेश्चंस तो अब तक तुमने कर ही लिए होंगे, अगर तुमने थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ाई किया होगा। 2 to 5 एग्जाम पे फोकस करें, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, कल से इस रूटीन को फॉलो करते हैं, ठीक। और बिल्कुल भी ज्यादा उल्टा सीधा नहीं सोचना है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे नहीं चलेगा। सिलेक्शन होगा ही होगा, और नहीं भी होगा तो कभी कभी सपना टूटने के बाद भी लोग बहुत बड़ा सपना पा जाते हैं जो शायद उन्होंने सोचा भी ना हो। तो उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना कि ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन अभी तो जो तुम्हारे हाथ में है 23 डेज, वो तो हम 100% दे सकते और देकर ही रहेंगे। सिलेक्शन के बाद मिलेंगे। चले, तब तक के लिए नमस्कार।